हर साल तकरीबन हाफिज साहब डॉलर की अगर कमी बेशी को सामने रखा जाए तो 25 से 30-35 अरब रुपए का हम किन्नू एक्सपोर्ट करते मैं कहता हूँ कि मोर देन 90% लोग खाद पूरी नहीं डालते। हाफिज साहब को गवाह बना के कहता हूँ कि जो कुछ आप इसको डालेंगे उसका आपको 5 गुना ज़्यादा फायदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। नाजरीन, मैं एक दर्दनाक कहानी से अपनी बात का आगाज़ करना चाहता हूं और वो ये है कि पिछले साल किन्नू की फसल वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। इसमें ग्रेडिंग के लिहाज से कहा जाता है कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, और जो एक्सपोर्ट होता है वो ए ग्रेड होता है। और मेरे एक दोस्त शाह साहब, उनके पास एक ऑर्डर था रशिया का और ऑर्डर भी उनके पास ठीक ठाक था किन्नू की एक्सपोर्ट का। और वो मुझसे पूछते रहे कि यार मुझे A1 नहीं मिल रहा है, मुझे A क्लास किन्नू कहीं से लेकर दो। हमने कई जगह पर ट्राई की और वो ख़ुद भी माशाल्लाह उनकी दस्तरस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन पिछले साल उन्हें ए ग्रेड किन्नू नहीं मिल सका और उस शौक़ की वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ और इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, इसलिए कि वो एक अच्छा इंसान था और एक बहुत प्यारा पाकिस्तानी था। उसके ज़हन में ये था कि हम जितनी एक्सपोर्ट करेंगे, जितने डॉलर बाहर से लेकर आएंगे, पाकिस्तान की इकानमी उतनी ही मजबूत होगी। पिछले साल उनके कहने पर जहाँ जहाँ मैंने पता किया तो पता चला कि ए ग्रेड की शॉर्टेज इंतहा की है, बी ग्रेड और सी ग्रेड अवेलेबल है। और मैं इसी की खोज में था, ये जानने के लिए कि ये क्या होता है कि उससे पिछले साल ए ग्रेड मौजूद था लेकिन पिछले साल ए ग्रेड नहीं था। तो मैंने दरख्वास्त की है जनाब डॉक्टर बशारत सलीम साहब से, जो इसको हेड करते हैं ख़ास तौर पर सिट्रस सेक्शन को। मैं उनसे पूछना चाहूँगा रहनुमाई के लिए कि पिछले साल इस फसल का हाल ऐसा क्यों हुआ और ये प्रॉपर वक्त है इस बात के लिए कि हमारे किसान भाई जो सिट्रस ग्रोअर्स हैं उन्हें कौन कौन से काम करने चाहिए जो पिछले साल वो नहीं कर सके, ताकि आने वाला जो सिट्रस है वो ए ग्रेड का हो। वेलकम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप तशरीफ़ लाए। ये मेरे किसान भाइयों का एक मसला है और मैं अपने घर में बहुत अच्छा हूँगा, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में खड़ा हूँगा तो मुझे उनको कम्पीट करना पड़ेगा। मेरा किन्नू मेरे घर में अच्छा है, मैंने मेहनत की है, लेकिन मैंने वैसी मेहनत नहीं कर सका और वैसा रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सका जो इंटरनेशनल मार्केट में दरकार है। तो मुझे और मेरे किसान भाइयों को आप ये बात बताएंगे कि पिछले साल ए ग्रेड हासिल ना होने की मेन वजूहात क्या थी? बहुत शुक्रिया जनाब हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान साहब। मैं काफ़ी दिनों से ये मेरी ख्वाहिश थी, मैंने मीडिया पे यानी प्रिंट मीडिया पे जो हमारा फोर्टनाइटली मैसेज है वहाँ पे तो मैंने ये मैसेज दिया, वो हमारे जो एक्सटेंशन एजेंट्स हैं उनको भी पहुँचा और मुख्तलिफ़ जगह पे लेवल पे ईमेल्स के ज़रिए और इस तरह। मैं ये बात अब किन्नू के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि अल्लाह ताला का इनाम है पाकिस्तान के लिए। इसका ओरिजिन, इसको बनाया गया वहाँ पे ब्रीडिंग के ज़रिए कैलिफोर्निया में, लेकिन इसने एफिशिएंट जो इसकी जो कारकर्दगी है, एफिशिएंसी, वो यहाँ बहुत अच्छी। अब हमारे यहाँ ये एक मोनोपोली है। पाकिस्तान जैसे इलाके में मैंडरीन यानी जो टेबल फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट खाने का ज़्यादा स्कोप है। मैंडरीन पैदा करने का, लाइम पैदा करने का, लेमन पैदा करने का, ग्रेप फ्रूट, उसमें डोमिनेट जो है हमारे यहाँ वो यही है, किन्नू है, मैंडरीन है, संतरे की एक किस्म है। तो अब साहब हमारे पास ना हर साल 21-22 लाख टन से लेके 24-25 लाख टन पैदा होता है। ये जो रमा सीज़न है जो अब ख़त्म हो गया तकरीबन, इसमें तो कहते हैं कि मुतात अंदाजे के मुताबिक 27 लाख टन हुआ है।
बुनियादी वजह ये है कि किन्नू में एक आदत है नेचुरल कि ये अल्टरनेट बेयरिंग करता है। एक साल फल कम होता है, एक साल ज़्यादा होता है। अब हम किसान को इसको मिटिगेट करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हम ये गुजारिश करते हैं कि आप इसको मुतवाज़न खाद डालें। जिस साल प्रोडक्शन ज़्यादा हो उस साल 30% खाद ज़्यादा डालें। ये हमारी उनको गुजारिश होती है। लेकिन ये बस ये अल्लाह के सहारे पे चलता है ये हमारा फ्रूट। मैं कहता हूँ कि मोर देन 90% लोग खाद पूरी नहीं डालते। और ये मैं आपको हाफिज़ साहब को गवाह बना के कहता हूँ कि जो कुछ आप इसको डालेंगे उसका आपको 5 गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा। पोटाश डालें, फास्फोरस डालें, नाइट्रोजन डालें, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें मैंगनीज़ है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है, बोरान है, आयरन है, ये सारी चीज़ें इसको चाहिए। उसका एक शेड्यूल, आप महकमा ज़राअत से राब्ते में रहें, हमारे साथ राब्ते में रहें, उस शेड्यूल के मुताबिक आप न्यूट्रिशन दें। तो किन्नू को तो 3 ही शर्तें इसकी। कहता है मुझे ज़मीन उसमें लगाओ सिट्रस जिसकी निकासी अच्छी हो, ड्रेनेज, पानी खड़ा ना रहे किसी सूरत में। अगर 3-4 दिन से ज़्यादा रूट जोन में पानी खड़ा रहे तो इसकी जड़ें ज़ख्मी हो जाती, मरना शुरू हो जाती। दूसरा ये कहता है कि मुझे मीठा पानी दो। अनफिट वाटर इसके लिए इंतहाई नुकसानदेह है, पौधे मरना शुरू हो जाते हैं, येलो होना शुरू हो जाते हैं। मतलब या नहर का पानी हो या उसकी पीएच जो है 7। ये ट्यूबवेल अगर है ना तो उसका 700 से ज़्यादा TDS ना हो, EC ना हो उसकी, ये इसकी ज़रूरत है। तो तीसरा है कि इसका मालिक जो है काश्तकार वो बड़ा शौकीन मजाज हो, इसको मोहब्बत से पाले। ये 3 इसकी ख्वाहिशें हैं। आप यकीन माने सबसे बड़े प्रोड्यूसर हम हैं। दूसरे नंबर पे इंडिया है जहाँ पे हमारे पास तकरीबन कोई 3.25 लाख एकड़ के करीब है। उनके पास तकरीबन कोई 1 लाख, हमारे से कम है, बहुत कम है, एकड़ उनके पास है किन्नू। और वो यही है अबोहर वगैरह जो राजस्थान और पंजाब का बॉर्डर है यहाँ पे। और मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे भी जहाँ पे सलिनिटी है वहाँ पे किन्नू है, वहाँ भी सलाइन साइल्स हैं और वाटर लॉगिंग है। वाटर लॉगिंग की तो खैर ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है, बुरा मरना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे लिए बड़ा ये यूनिक चीज़ है, किसी के पास नहीं है। इंडिया को तो अपने सूबे में नहीं पूरे होते, वो कहाँ एक्सपोर्ट करेगा। तो हमारे पास लोगों को देने के लिए भी है, हमारे लिए भी है। हर साल तकरीबन हाफिज़ साहब डॉलर की अगर कमी बेशी को सामने रखा जाए तो 25 से 30-35 अरब रुपए का हम किन्नू एक्सपोर्ट करते। इस साल भी इंतहाई दिगरगू हालात में हमने 3 लाख 3.25 लाख टन 18 मार्च तक कर लिया था। अभी बाद में भी गए होंगे, मैंने कंटेनर देखे हैं, तकरीबन 1500 कंटेनर के करीब गए हैं। और 65% जो है वो बाई रोड गया है, इस दफ़ा 35% बाई सी गया है। अब मसला क्या हुआ कि सिट्रस की ये हैबिट है कि अगर इस पे फलों की तादाद ज़्यादा हो जाए तो साइज़ छोटा रह जाता है, अगर तादाद कम हो जाए तो साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। हम ज़मींदार को ये कहते हैं कि आप ना ज़्यादा होना दें ना कम होने दें, दरमियाना सा को 1500 को 1400 को 1200 फ्रूट अगर आप एक दरख्त पे ले लें एक पौधे पे तो आपको खातिर खा इजाफा भी होगा, मुनाफा भी मिलेगा और क्वालिटी भी मिलेगी। हमारी बहुत सारे ये जो आपके हमारे ये एक्सपोर्टर हैं, मुझे बड़ा शौक़ भी है, मैं अक्सर उनसे मिलता हूँ जो अच्छे एक्सपोर्टर हैं, जो बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। कहते डॉक्टर साहब क्वालिटी बना के दो, डॉक्टर साहब क्वालिटी बना के दो, ये उनका हमेशा। डॉक्टर साहब ये आज का प्रोग्राम भी इसी के ऊपर है, इसलिए कि मेरा वो दोस्त जिसका तज़किरा किया है और आज बेचारा दुनिया में नहीं है, वो इसी दुख की वजह से गया है। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, दोनों सवाल इंटर रिलेटेड हैं। एक तो ये है कि ये पैदावार इस मरतबा ज़्यादा हुई है लेकिन साइज़ छोटा रह गया। दूसरी चीज़ आपने 3 पॉइंट्स बड़े प्यारे बताए कि पानी वहाँ पर खड़ा ना हो, ड्रेनेज प्रॉपर हो, नंबर 2 खाद उसकी और माइक्रो एलिमेंट्स वो प्रॉपर हो, और तीसरा उस आदमी को जुनून हो
इस बात को कि सबसे अच्छा और बेहतर फ्रूट जो है वो मेरा ही होना चाहिए। अब मुझे आप ये बताइएगा कि एक्सटेंशन डिपार्टमेंट तहसील कौंसिल लेवल पर भी है और ये लोग मिलते भी हैं, तो सवाल ये है कि उनकी मौजूदगी के अंदर कसूर किधर है? कुछ लोहे का है, लोहार का है, या दोनों का कसूर है? किसका कसूर है ये कि इसके बावजूद के एक्सटेंशन डिपार्टमेंट मौजूद है, आदमी मौजूद है, और कोई आदमी अपनी फसल को बर्बाद करते देखना नहीं चाहता? तो वेयर इज़ द फॉल्ट? ओह, बड़ी आपने $1 मिलियन क्वेश्चन किया है सर। फॉल्ट तो पूरी कौम में है, यानी जो खाने वाला है और जो खिलाने वाला है, जो पैदा करने वाला है, प्रोसेसिंग वाला है, हर एक पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला ज़रूर है। एक तो बात ये है हाफिज़ साहब, मैं आपको ना बड़े वसूख से कहता हूँ कि हमारे पास अभी तक 15 से 20 ऐसे ग्रोअर हैं जिनका इस साल भी उतने का ही बिका है फल। क्वालिटी भी थी, क्वांटिटी भी अच्छी थी, और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। वो कोई इस फिज़ा से अलहदा तो नहीं थी। वजह सिर्फ ये है कि वो हमारी रिकमेंडेशन या हमारे जैसे दोस्तों की रिकमेंडेशन पे अमल करते हैं। फिर इस वक्त जो ज़मींदार को मैं ज़ोर दूंगा, अगर इस दफ़ा भी उन्होंने अच्छा लेना है फल, क्वालिटी बनानी है, सबसे पहले अपने पौधों को थोड़ा सा थिन करें, पतला करें। जो फजूल शाखें उनको लगती हैं, जो लंबी लंबी हैं, 90 डिग्री पे हैं, एक दूसरे को लपेटती हैं, या तने के ऊपर 3-4 से ज़्यादा जितनी शाखें हैं उनको काट दें। मैं ज़मानत देता हूँ कि फ्रूट की जो है तादाद और क्वांटिटी कम नहीं होगी। लेकिन माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई है, एक अच्छी बात हुई है कि आपने 3 पैरामीटर पहले बताए, वो जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मुझे तुम 2 चीज़ों की ज़मानत दो, जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। इसका मतलब ये है कि वो 3 चीज़ों पर अगर मेरा किसान अमल करे तो अच्छे फ्रूट की, क्वालिटी फ्रूट की आप ज़मानत देते हैं। बिल्कुल देते हैं। अब आपने एक और बताया, और वो ये बताया कि ये प्रॉपर टाइम है प्रूनिंग का। अब इस वक्त बेहतरीन मौका है कि तमाम जो किसान जो अच्छा फ्रूट चाहते हैं, पहला काम वो ये करें कि अब शाख तराशी करें उसकी। अच्छा, ये मैं ना आपको जो 3 मैंने बातें बताई हैं ना, 3 की ज़मानत, वो मैंने अल्लाह के रसूल की वो हदीस सामने रख के बताई थी। वो बुनियादी ज़रूरत है। अब आपका पौधे बड़े हो गए हैं, बाग लग गया है, फल देना शुरू हो गया है, तो उसके लिए भी तो कुछ करना है ना, वो अलहदा चीज़। इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है, हमारे यहाँ 3 चीज़ें एस्टेब्लिश हो चुकी है। नंबर 1, हमारे यहाँ सिट्रासिल्ला एक इंसेक्ट है, वो इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुका है कि उसके लिए छोटे पौधों और पतले पौधों की ज़रूरत है, वरना उसका माइक्रो एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा फेवरेबल है सिट्रासिल्ला के लिए कि वो बढ़ते से बढ़ता जा रहा है। नंबर 2 है हमारे फल के ऊपर निशानात। इसमें हमारे एक सर्वे के मुताबिक जो हमने पीछे स्टडी की है, हमारे पास एक ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट चल रहा है ACIR का, उस प्रोजेक्ट की स्टडी के मुताबिक 70% तक हवा के ज़रिए जो खराशें लगती हैं ना, टहनियों से, पत्तों से, वो खराशें हैं ज़्यादा जो फ्रूट को ख़राब कर। अच्छा, तीसरी बात ये है सर कि हमारे यहाँ इस्टेब्लिश हो चुकी है मेलानोज़ भी और सकैब भी। ये 2 डिजीज़ेज़ हैं जहाँ पे नमी का तनासुब ज़्यादा होगा, वहाँ पे मसलन हमने मुशाहिदा किया है कि जहाँ पे बांस के दरख्त हैं, बांस के बागात हैं, साथ हमारा बाग है, नहर का किनारा है, तो वहाँ पे ये नमी ज़्यादा होगी कुदरती तौर पर। और मेलानोज़ आप ऐसे समझें, मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों को, मेलानोज़ को अगर आप पंजाबी में तर्जमा करें तो मेला का मतलब होता है डर्टी, नोज़ का मतलब होता है नाक। वो गंदे नाक की तरह, जो बच्चों का नाक नहीं गंदे, इस तरह फ्रूट के ऊपर निशान। सिनकली भेड़ उसको कहा जाता था। हाँ, सिनकली, यस, यानी इतना गंदा वो फ्रूट की शक्ल हो जाती है। खुशकिस्मती ये है कि कोई भी फ्रूट अंदर से ख़राब नहीं होता, ना कैंकर से होता है, ना निशानों से होता है, ना ये मेलानोज़ से होता है। लेकिन खूबसूरती जो है या हुस्न जो है, ये पहली शर्त है, तरतीब पहली शर्त है, साफ़ सुथरा नज़ाफ़त ये पहली शर्त है, ये जो कॉस्मेटिक लुक पहली शर्त है। इसलिए वो फ्रूट तो हम ना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लोकल मंडी में अलबत्ता वो बिक जाता है थोड़े बहुत। मसलन अगर आपका 1000 रुपये मन बिक रहा है तो वो 200 रुपये मन बिक जाएगा। इस तरह की सूरत हाल है सर। तो ये ख़त्म करने के लिए ये पौधे को पतला करना नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त एक फंजीसाइड
और एक देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि मैं आपका अच्छा शागिर्द हूँ। आप दरमियान में एक चीज़ मिस कर गए। आपने कहा कि एक तो उसमें सिट्रसिला का इशू है और उससे पहले आपने शाख तराशी करनी है। एक बड़ी प्यारी आपने बात कही है कि मेरा जो बच्चा है, मैं चाहता हूँ कि उसकी सोसाइटी अच्छी रहे, वो अच्छे लोगों में बैठे, ताकि उसकी ग्रोथ उसके मुताबिक हो, मेंटल ग्रोथ। आपने फरमाया कि बांस और ये जो नमी वाला जो एरिया है, मुझे उसकी तरफ भी ध्यान देना है कि दाएं बाएं का जो एरिया है वो वैसा ना होने दूं जिससे मेरे फ्रूट को नुकसान पहुंचे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इसी को बनाता हूँ आपकी बात को, तो पानी कम से कम लगाएं, इतना लगाएं जितनी उसको ज़रूरत है। पौधा लेवल रखें उसको, बाग को, कहीं पानी खड़ा ना हो, ये बात है। अच्छा, इस वक्त जो तीसरी बात है ना, वो ये है सर कि आप इसमें एक फंजीसाइड है जो मेलानोज और स्कैब के अगेंस्ट है, और एक उसमें थ्रिप्स के अगेंस्ट। आजकल थ्रिप्स का अटैक होता है। ये थ्रिप्स बड़े, जिसको ये कहते हैं वो उसके ना डंडी के इर्द गिर्द गोल दायरा बन जाता है, कड़ा इसको कहते हैं। तो वो कड़ा थ्रिप्स की वजह से बनता है। और थ्रिप्स बड़े ट्रिकी हैं। वो जो फूलों की जो टोपी नहीं होती सब्ज़, उसके नीचे बैठ के ये वो यूं 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 को गोल दायरा बनता है, बहुत बुरा लगता है। और मेलानोज और स्कैब भी आजकल ही अटैक करती है, लेकिन फिर वो ऐसा ऐसा जो जो फल बढ़ता है वो बढ़ती जाती है। अच्छा, अब मैंने पानी सही तरीके से इस्तेमाल किया। मैंने दो चीज़ों को आपने निशानदेही फरमाई है, एक फंगस का, वो दो चीज़ें जो आपने बताई हैं, एक सिट्रसिला का और साथ में थ्रिप्स का। आजकल थ्रिप्स का। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है मैं कौन सी फंजीसाइड और कौन सी इंसेक्टिसाइड मिलाकर या अकेले अकेले मैं इस्तेमाल करूँ? बहुत अच्छी बात है। मेलानोज और स्कैब के लिए तो सबसे दुनिया में कहते हैं ना तीर बहदफ नुस्खा, सबसे बुनियादी दवाई है कॉपर वाली, नीले तोते वाली, कॉपर बेस्ड। कॉपर बेस्ड। उसमें सबसे पहले बोडो मिक्सचर, फिर कोसाइड है, फिर चैम्पियन है, उसमें है उसमें है ये जो कोसाइड में, और उसमें वो है ये आपकी कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसमें कॉपर क्लोराइड नहीं है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब कुछ ट्राई बेसिक कॉपर आ गए हैं। मसलन अब इस दफ़ा FMC वालों ने नोविक्योर के नाम से लाए हैं 2 ml। ये है बुनियादी दवाई मेलानोज और स्कैब। अच्छा, ये करेगी सिर्फ फंगस का रोक। व्हाट अबाउट थ्रिप्स, व्हाट अबाउट सिट्रसिला? नहीं, अगर तो बंदे को वारा खाता हो तो ये अलग स्प्रे कर सकता है बंदा, सिट्रसिला के लिए अलग। मेरे किसान को प्रॉपर फ्रूट और क्वालिटी वाला फ्रूट चाहिए, और हम सिर्फ उन्हीं से एड्रेस कर रहे हैं, उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जो ये क्वालिटी फ्रूट, वो जो आपने आखिरी लफ्ज़ कहा था कि उसको शौकीन होना चाहिए। मेरे, अब मैं बताना चाहता हूँ, मेरे मामू अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्हें वो मैंगो के बहुत बड़े ग्रोअर थे, और वो शाम को डेरे पर जब बैठते थे तो जो नई नस्ल, जो नई वैरायटी आती थी, वो पानी के अंदर डूबे होते थे, वो निकाल के, और फिर मैं जो नोट करता था कि वो जब किसी को नए आदमी को देते थे ना नई वैरायटी, तो उसके चेहरे की तरफ देखते थे कि हाउ ही इज़ फीलिंग, और उससे उनका खून बढ़ता था। अब ये चीज़ जो है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो चाहते हैं कि मेरा बहुत अच्छा मतलब फ्रूट हो, और वो 200 रुपये पे क्यों बिके, 1000 रुपये पे क्यों ना बिके, ये पाकिस्तान की सख्त ज़रूरत है। तो एक तो कॉपर बेस्ड हमने फंजीसाइड का कर लिया अलहदा। अब नाउ वी आर थ्रिप्स के लिए आप करेंगे क्लोरफिनापायर, ये असल जहर है। फिर आप रेडिएट कर सकते हैं, स्पायरोटेट्रामेट कर सकते हैं, एसीफेट कर सकते हैं। सबसे बेहतर रिजल्ट मुझे तो रिजल्ट लगा है सबसे अच्छा डाइमेथोएट और क्लोरोफिनापायर। सस्ती भी पड़ती है और हाँ, और अच्छी भी। हाँ जी, हाँ जी, 2 ml की पर लीटर के हिसाब से डाइमेथोएट और 1 ml पर लीटर के हिसाब से क्लोरो। अगली बात जो मैं चाहता हूँ वो हाफिज़ साहब ये है, ये नया काम है, ये लोग नहीं करते। वो ये है कि अगर आप समझते हैं कि आपके फल बहुत ज़्यादा लग गया है, रिटेन भी हो गया, गिरा नहीं ज़्यादा, तो आप इसकी थिनिंग भी कर सकते हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि मैंने अपने पौधे पे 1500-1600 दाने रखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखने। वैसे तो ये कुदरती शेडिंग हो जाती है, जो भी निशान ज़दा फ्रूट हैं गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी जो तकड़े हैं वो रह जाते हैं, उनकी थिनिंग करें। और एक स्प्रे जो है वो जुलाई अगस्त में कॉपर का, या हाँ, दूसरी मैंने दवाई कॉपर के अलावा बतानी थी, स्ट्रोबन फैमिली। ये स्ट्रोबलन में अजॉक्सिस्ट्रोबन है, ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबन है,
और भी 2-3 हैं स्टोबन फैमिली की दवाएं और ये पाकिस्तान में अवेलेबल है। ये आप स्प्रे करें तो इससे भी मेलानोज और स्कैब का इलाज हो जाता है। और ये मिला के भी आप कर सकते हैं उसके थ्रिप्स वाली दवाई। अब देखें ना, एक चीज़ जो है वो ड्रॉपिंग की आपने बात की है कि एक थिनिंग जो है वो मुझे समझ में आ रही है, हम लोग करते भी हैं। ये जब कपास लोग लगाते थे तो वो 2-2 3-3 करते थे, फिर उसके बाद थिनिंग होती थी। अच्छा, वो उसका अंडरस्टैंडेबल है कि उसके बाद पौधे का जो बाकी फ्रूट होगा वो अच्छा होगा। अब यहाँ इस सूरत के अंदर एक क्वेश्चन है और वो है ड्रॉपिंग का, कि ड्रॉपिंग इज़ बिग इशू, कि लोग ये समझते हैं कि जी मेरी ड्रॉपिंग रुके। नहीं, ये इशू नहीं है, ये इशू नहीं है, ब्लेसिंग है। अगर देखो किन्नू के ऊपर आप 50-60 हज़ार दाना लगता है एक पौधे पे, अगर आप उसमें से 5,000 भी बच जाए पौधा तो तबाह हो गया। इस दफ़ा ये पिछले साल यही सूरत हाल बनी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको इस तरह मेंटेन करें, लोग पौधों को मिनोवर कर लेते हैं, उसकी इस तरह की उसकी ग्रोथ स्टेजेस पे मुख्तलिफ पानी और खुराक और इस तरह की चीज़ें देते हैं कि उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह करें कि 1500-1600 हम लें फ्रूट, साइज़ भी उसका मुनासिब रखें, हवा भी पड़े, रोशनी भी पड़े, तो आप यकीन करो कीड़ों से और ये बीमारियों से आपको बहुत ज़्यादा निजात मिलेगी। और इसके अलावा आइंदा एक प्रोग्राम हम करेंगे, उसमें हम पौधों की खुराक जो है ना और ये जो इसकी देखभाल पूरे साल में, वो हम इंशाअल्लाह आधे घंटे की बात ज़रूर करेंगे। हाफिज़ साहब, आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, मुझे बड़ी खुशी होगी इसलिए कि जब तक पूरी कौम ये पाकिस्तान को इस माशी बदहाली से निकालने के लिए पुरअज़म नहीं होगी, उस वक़्त तक हमारी कैफियत यही रहेगी। हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान की हालत बेहतर हो और किसान उसमें रोल अदा कर सकता है। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि हम एक प्रोग्राम उसकी खुराक के बारे में करें, कि इसलिए कि वो 3 पैरामीटर आपने बताए हैं उसमें एक ये भी है, तो ताकि लोगों को पता चले कि उसमें माइक्रो एलिमेंट कितना डालना है, फास्फोरस कितनी डालनी है, पोटाश कितनी डालनी है, एकड़ का हिसाब कैसे करना है, प्लांट का हिसाब कैसे करना है। तो इंशाअल्लाह ताला वी विल डू इट। मैं सर शुक्रगुजार हूँ आपका। नाजरीन, आपने डॉक्टर बशारत साहब से रब्ता करना हो तो उनका टेलीफोन चल रहा है। ये जज्बा भी इनका जवान है और इनको देखते हुए मुझे एक अल्लामा इकबाल का शेर याद आता है और वो मैं आपसे शेयर करता हूँ और उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। और वो ये है, हया ज़माने की आँख में नहीं बाकी, हया ज़माने की आँख में नहीं बाकी, खुदा करे जवानी रहे तेरी बेदाग, वमा अलैना इल्लल बलागुल।